Class 11th students, in the previous lecture, we have studied about the projectile motion. So, we have done the projectile motion in the previous lecture as well. I think I have discussed a few numerical problems also regarding horizontal projectile. So all the numericals which we have made in the earlier classes, that one for oblique projectile only. Today I am going to discuss few questions, and that one is related to the horizontal projectile. Okay, so let me first discuss the first question. From the top of a tower 156.8 meter high. So problem, this is related to the horizontal projectile. The problem is what? So there is a tower, and the tower is 156.8 meter high. So the height of the tower is 156.8 meter. Now a projectile is thrown up with a velocity of 39.2 meter per second. So from this tower, a body is thrown with 39.2 meter per second. So this is the initial velocity of the projectile by which it is thrown from the tower, making an angle of 30 degree with the horizontal direction. Means a projectile is thrown from this point, making an angle of this 30 degree, I think. Yes, making an angle of 30 degree with the horizontal. Means the shape of the projectile, that one is like this, which I have made here. Okay, so this is the one thing more I have to announce also. So let me announce. Okay, so the projectile is thrown with velocity 39.2 meter per second, making an angle of 30 degree with the horizontal direction. So find the distance from the foot of the tower where it strikes the ground and the time taken by it to do so. क्लियर? तो देखो ये कह रहा है कि अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो कर रहे हैं तो ये ग्राउंड पे जब आकर के गिरेगा तो कितनी डिस्टेंस पे गिरेगा, मतलब ये आर की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, और शायद टाइम भी पूछ रहा है कि आफ्टर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड द टाइम टेकन बाय इट टू डू सो. ठीक है ना? तो फिर से सुन लो, मैं फिर से तुमको समझा देता हूं इस क्वेश्चन को. देखो ये एक टावर है, ये इस टावर के इस पॉइंट से जहां तक इसकी हाइट है 156.8 मीटर, तो 156.8 मीटर की हाइट से कोई एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है या किसी बॉडी को थ्रो किया जा रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 39.2 मीटर पर सेकेंड, जो इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री मेक कर रहा है. ठीक है, तो इस 30 डिग्री मेक करते हुए इस प्रोजेक्टाइल को या इस बॉडी को 39.2 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जा रहा है कि ये आ करके और ग्राउंड पर इस पॉइंट पे देखो फॉल कर रहा है. ठीक है ना? तो यहां से चल करके यहां से गिर रहा है और गिर करके इस पॉइंट पे आके फॉल कर रहा है. तो जब यहां पर ये फॉल कर रहा है तो फॉल करने में इसकी जो रेंज है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड आउट द रेंज ऑफ द ये क्या नाम है, फाइंड आउट द रेंज. ठीक है, और इन विच टाइम द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड. ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है हम लोगों से. तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे ये बात है. ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो.
देखो एक फार्मूला है हमारे पास, ये क्या नाम है, इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, जब कोई बॉडी वर्टिकल मोशन करती है, सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, तो उसमें उसके वर्टिकल मोशन का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तुमको पता है, ठीक है ना, ये बात तुम्हें पता है। अब इसी में सारी वैल्यूज को रख लेते हैं। अब देखो रखने में एक चीज क्या है, ये जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी, है ना। जैसे जैसे वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाओगे तभी ना जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगी, तो ये वैल्यू ऊपर जाने पे बढ़ती है। लेकिन बॉडी जो है वो नीचे जब आ रही है तो नीचे आने पर इसकी जो वैल्यू होगी वो घटेगी, ठीक है ना। तो चूंकि यहां पर नीचे आने पे टाइम भी बढ़ेगा और इसकी वैल्यू कम होगी, इसलिए यह जो वैल्यू ली जाएगी ये निगेटिव में ली जाएगी। तो ये याद रखना 56.8 यह वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होगी, ठीक है ना, याद रखना। u की वैल्यू है देखो 39.2, तो ले लो 39.2। साइन 30 की वैल्यू होती है साइन 30, चलो पुट ही कर लेते हैं, साइन 30 टी माइनस हाफ जी 9.8 लेना यहाँ पर, क्योंकि ये जो वैल्यूज ली जा रही हैं वो इसी तरह की ली जा रही हैं, ठीक है ना। तो अब अगर इस 9.8 से इसको कट कर दो तो देखो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, 4 8 जा 32, 3 4 9 जा 36 और 3 39, ठीक है 4 हो गया। और 9.8 से अगर इसको डिवाइड करो तो ये देखो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 6 6, तो 9 7 जा 36। एक सेकंड रुको, इसको डिवाइड कर ही लेने दो, 9.8 और 156, सॉरी 156.8, ये देख ले, रुको देख लेते हैं, अगर मान लो हमें मिल जाए तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, 32 आएगा शायद, हाँ 32 होगा ये, ठीक है। चलो 32 नहीं होगा जी, 16 होगा, 16 होगा सॉरी, हाँ ये 16 होगा, ठीक है, हाँ 16 होगा। चलो तो कर ही लेते हैं, चलो 8 14 और 9 5 8 6 48 4 और 6 9 24 58, ठीक है 16 होगा, सही है। तो ये हो गया 16, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास आ गया देखो 16 इक्वल टू साइन 30 4 साइन 30, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2, हो जाएगा ना, इंटू टी माइनस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलो अब इसको इरेज करने दो, तो देख लो यहां से, अब ये हो गया हाफ हाफ दोनों तरफ है, तो 2 को इधर भेज दो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा ना। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई 32, 4t स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर, या ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 8 4 जा 32, अब कर लो इसको टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4t अब प्लस 32 इक्वल टू 0, तो t कॉमन ले लिया तो t माइनस 8 यहाँ हो गया, अब प्लस 4 यहाँ कॉमन ले लो तो t अब प्लस 8 यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0, गलत हो रहा है ये तो, थर्टी टू इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, ठीक तो है, 32 इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, सही है। अच्छा तो ये -32 है ना जी, रुको गलत हो रहा है, नहीं ठीक तो हो रहा है, 32 तो माइनस हो तो जाएगा, ठीक तो है,
-8t + 4t - 4t, ये भी हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो ये श्रीधराचार्य से फाइंड करना, इससे नहीं होगा, ठीक है। इसको तुम श्रीधराचार्य से फाइंड कर लेना और फाइंड करके देख लेना, टी के दो वैल्यूज आएंगे। एक वैल्यू आएगा इसका -4 और एक वैल्यू इसका आएगा 8, ठीक है ना। ये दो वैल्यूज आएंगे टी के, एक वैल्यू आएगा -4 और एक वैल्यू आएगा -8। अब तुम जानते हो कि टी जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो टाइम जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो नेवर नेगेटिव। सो t = 8 इज करेक्ट। तो यह जो वैल्यू आ रही है ना, यही वैल्यू क्या होगी, तो ये करेक्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो t = 8 जो होगा वो करेक्ट वैल्यू हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब टाइम तुमको फाइंड करना था, टाइम तुमने फाइंड कर लिया, ये 8 सेकेंड हो जाएगा, t = 8 सेकेंड, ठीक है। अब तुमको चाहिए r, मतलब रेंज। तो रेंज हो जाता है u cos थीटा इंटू t। तो u cos थीटा की वैल्यू देखो 39.2 इंटू cos 30 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 39.2 इंटू √3/2 इंटू 8। इसको अब सॉल्व कर लेना, मैं आंसर लिख दे रहा हूं। तो ये आ जाएगा 271.6 मीटर, ठीक है ना। तो r की वैल्यू ये हो जाएगी 271.6 मीटर, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट करके देख लेना, r = the next problem is the body is projected such that its kinetic energy at the top. See the next problem. The body is projected such that at the top of the body, its kinetic energy at the top is 3/4 of its initial kinetic energy. मतलब यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, यह काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 3/4 है, 3/4 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो कह रहे हैं व्हाट इज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल। तो u स्पीड से अगर सपोज कर लो इसको हमने थ्रो किया है और थीटा एंगल मेक करते हुए थ्रो किया है, ठीक है ना। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको देख लो जरा। तो क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई प्रोजेक्टाइल है और उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है। तो सपोज कर लो u स्पीड से थ्रो किया गया, थीटा एंगल मेक करते हुए थ्रो किया गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यहां पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वह देखो है कितनी, तो 12 mu²। देखो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब इसका 3/4, तो ये इक्वल है यहाँ के काइनेटिक एनर्जी के, तो वहां की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12 mv²। v यहाँ पर होगा u cos थीटा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया 3/4 12 mu² = 12 m u cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब ये हो गया, देखो 12 m साफ कर दो, u² यहाँ भी है, u² यहाँ भी है, ये भी साफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ cos² थीटा। तो cos थीटा = हो जाएगा √3/4, या ये हो जाएगा √3/2। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से अगर इसको थ्रो करोगे तो जा करके ये जो कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना। तो ये है क्या नाम है, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस। अब इसके बाद बेटा आगे के जो चैप्टर्स हैं अब हम लोग उसको शुरू करें। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस तुम करो, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो तुम उन क्वेश्चंस को चाहो तो पूछ भी सकते हो, उनको पूछ लेना, ठीक है।
लेकिन अब हम आगे के चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो आगे का जो चैप्टर है, जैसे देखो हम लोग, मैं तुमसे बोला था कि जब हम लोग मोशन इन प्लेन करेंगे तो मोशन इन प्लेन में दो तरह के मोशंस, वन इज द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द सेकेंड इज सर्कुलर मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, ये दोनों ऐसे मोशंस हैं कि जो दोनों मोशंस मोशन इन टू डायमेंशन के एग्जाम्पल हैं। समझ रहे हो ना, ये सब मोशन इन टू डायमेंशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो मोशन इन टू डायमेंशन चाहे मोशन इन प्लेन, यही हम लोग कर भी रहे हैं। तो अब हम लोग अगला जो एग्जाम्पल करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, मान लो किसी ने क्वेश्चन कर दिया तुमसे कि डिफाइन व्हाट इज सर्कुलर मोशन, तो बड़ा क्लियर है, मोशन है। एक तो बात समझ में आ ही रही है कि ये मोशन है, ठीक। अब दूसरा, मोशन अगर है तो जाहिर सी बात है कि उस मोशन का कोई पाथ होगा। तो पाथ क्या है, तो सर्कल। यानी कि अगर कोई बॉडी किसी सर्कल के सरकमफरेंस के अलोंग मोशन करे, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन को अगर डिफाइन करना हो तो कहोगे कि इफ एनी बॉडी मूव्स अलोंग द सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, या मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो इफ एनी बॉडी मूव अलोंग द सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल और अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो उसका जो मोशन होगा उसके मोशन को कहा जाएगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये तो हो गया सर्कुलर मोशन। अब ये देखो, जैसे सर्कुलर मोशन जो होगा, फिर अगर इसको हम बाइफरकेट करें तो दो तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक मोशन जो होगा वो देखो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ रहे। तो हम लोगों को सबसे पहले करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वी आर टू डिस्कस फर्स्ट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को करें। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को करोगे तो ये क्या देगा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है इसमें क्या होता है, देखो ये सर्कुलर मोशन तो वही हो जाएगा। यूनिफॉर्म किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिफॉर्म में जो स्पीड होगी सर्कुलर पाथ की वो क्या रहेगी, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी कि जो बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है उस बॉडी की जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, तो स्पीड ऑफ द बॉडी मस्ट बी कांस्टेंट। समझ गए ना। इसके मतलब क्या हुआ कि when motion takes place along a circular path such that the speed of a motion remain constant, ठीक है, तो such a motion is called uniform circular motion। फिर से मेरी बात सुनो कि अगर कोई बॉडी, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है ना। तो इफ एनी बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, इफ एनी बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये मेरी बात समझ में आ गई। अब आगे आ जाओ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या करोगे, तो देख लो नॉन यूनिफॉर्म में बड़ा क्लियर है। यहां पर जो स्पीड होगा बॉडी का, देखो एक बात का ध्यान रखना, स्पीड ही बोलना, वेलोसिटी मत बोलना। क्यों, आगे अभी हम समझाएंगे तुमको। तो यहां पर जो स्पीड होगा इसका वो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा। अब ये स्पीड वेरिएबल हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से मोशन कर रही हो, या नॉन यूनिफॉर्मली मोशन कर रही हो, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही हो, समझ गए, तो उस समय उस सर्कुलर पाथ पर मोशन करने वाली बॉडी का जो मोशन होगा उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ वेरिएबल स्पीड या विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, तो इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है।
अब देखो, देखो अब तक तुम तीन चीजें समझ पाए हो। पहली बात समझे हो तुम कि सर्कुलर मोशन क्या है। दूसरी बात तुम समझे हो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। और फिर तीसरे नंबर पे तुमने समझा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब हमारी हेडिंग हो जाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब देखो, पहले हम पाथ ड्रॉ करते हैं और पाथ को ड्रॉ करके देखा जाए कि क्या सिग्निफिकेंस यहां से आ रहा है। देखो, अगर कोई बॉडी दिख रहे होगा कि यह बॉडी बिल्कुल सर्कुलर शेप में दिख रही होगी। तो अगर कोई बॉडी इस सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ऐसा मोशन हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर। और अगर मान लो वेरिएबल स्पीड से मोशन कर रही है, तब उसका मोशन हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। हो जाएगा ना। तो अगर ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन इस तरह से कर रही है, तो इसका जो मोशन हो रहा है वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब इसमें तुम देख रहे होगे कि ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पर अगर बॉडी मोशन कर रही है, ये इसकी रेडियस हो गई। ठीक है ना। मान लेते हैं कि आर रेडियस के पाथ पर ये मोशन कर रही है, या अभी रहने तो चलो इसको बाद में हम देखेंगे, अभी जब कैलकुलेशन की बात आएगी तब ध्यान देंगे उस पर। अब अगर मान लो कि कोई बॉडी चलना यहां से शुरू कर रही है, सपोज कर लो ये कोई पॉइंट है पी नॉट। ठीक है ना। तो इस पी नॉट पॉइंट से वो चलना शुरू कर रही है। ठीक है। और सपोज कर लिया कि किसी टाइम इंस्टेंट में, जैसे यहां का जो टाइम इंस्टेंट है वो 0 है, यहां का टाइम इंस्टेंट तुम t1 ले लो और पॉइंट जो पहुंच रही है वो ले लो p1। ठीक है ना। तो अगर कोई बॉडी किसी टाइम इंस्टेंट में इस P1 पॉइंट पर पहुंच रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर देखो P1 पॉइंट पर पहुंचने पर, देख रहे होगे ना। तो इस पॉइंट पर जब वो पहुंच रही है, तो इस इंस्टेंट में क्या मिल रहा है कि यहां पर पहुंचने पर अगर हम इसके वर्टिकल डायमीटर और हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अलोंग, देखो ये इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर हो गया, तो इसके हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अलोंग और इसके वर्टिकल डायमीटर के अलोंग अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो हम ये पाएंगे कि ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग भी मोशन की है और इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग भी मोशन की है। देख रहे हो ना। अगर ये P1 पोजीशन पे पहुंच रही है, तो P1 पोजीशन पर पहुंचने पर हम क्या क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो हम ये पा रहे हैं कि यह बॉडी इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग भी मोशन कर रही है और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग भी मोशन कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो मोशन है वो वह जितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो x डिस्टेंस ट्रेवल करी है, और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो मोशन हुआ है उसमें जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करी है वो है y। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग y डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग x डिस्टेंस, ये इतना तो इसका मोशन हो गया। अब चलो, अब एक बात करते हैं। जब ये तुम साफ साफ देख रहे होगे कि जब ये पोजीशन P1 पर है, तो पोजीशन P1 पर इसके दो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है, y कोऑर्डिनेट जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है। तो दो तरह के कोऑर्डिनेट्स तुमको मिल रहे हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं ना। और तुम जानते हो कि अगर टू डायमेंशनल मोशन है, तो उस टू डायमेंशनल मोशन में दो पोजीशन कोऑर्डिनेट ही चेंज होते हैं। ठीक है ना। तो इस केस में भी तुम देख रहे होगे कि दो पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं, और इन्हीं के चेंज के वजह से हम क्या पा रहे हैं। तो इन्हीं के चेंज के वजह से हम इस मोशन को पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये टू डायमेंशनल मोशन है, यानी कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टू डायमेंशनल मोशन। ये यहां से क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि जहां कहीं भी तुम देखो, यहां पर अगर पहुंचा तो भी तुमको दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे भी पहुंचा तो भी तुमको दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे पहुंच रहा है तो भी तुमको दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं। तो यानी कि अगर इस पूरे पाथ के अलोंग देखा जाए, तो पूरे पाथ के अलोंग जब बॉडी मोशन कर रही है, तो इसके मोशन में हम पा क्या रहे हैं। तो ऑब्वियसली हर जगह इसके मोशन में हमको मिल रहा है कि फिजिक्स 9:30 फिजिक्स क्लास इज लेट भाई 40।
चलो ठीक है ना। तो जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो दो पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। ये बात यहां से समझ में आ गई, क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब एक चीज सोचो कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने में, ठीक है ना, जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने में हो क्या रहा है समझो। तो तुम पा रहे होगे, देख रहे होगे कि देखो बॉडी जो है वो इस सरकमफरेंस के अलोंग मोशन कर रही है, देख रहे हो ना। तो एक मोशन जो हो रहा है वो इसके सरकमफरेंस के अलोंग हो रहा है, ठीक। तो वन, देखो नंबर वन, मोशन टेक्स प्लेस, motion takes place along the circumference, along the circumference of the circle, ठीक है ना। तो जब सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल के अलॉन्ग मोशन कर रहा है तो यह जो मोशन है, जैसे देखो यहां से यहां तक हमने एक्स ले लिया और यहां से यहां तक हमने वाई ले लिया, और अगर इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये आर हो जाएगा, आर इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो इसकी रेडियस है, समझ रहे हो ना। तो आर इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया और उसके इस पोजीशन कोऑर्डिनेट के जो ये कहते हैं कंपोनेंट्स हो गए वो हो गए एक्स और आर, आई वाई, क्लियर हो गया ना। तो यह जो तुम देख रहे हो एक्स और वाई, ये लीनियर लेंथ दिख रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह जो मोशन हो रहा है ये लीनियर मोशन हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि सरकमफरेंस पे जो मोशन हो रहा है, जो बॉडी मोशन कर रहा है सरकमफरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ पे, वह कैसा मोशन है, तो तुम बता दोगे कि वो लीनियर मोशन है, क्लियर हुआ। अब दूसरी बात देखो, सेकंड नंबर पे क्या है, तो देखो ये इसका रेडियस वेक्टर है, देख रहे हो ना। मैं एक और सर्कल यहां ड्रॉ कर देता हूं छोटा सा, और यहां तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इनिशियली पॉइंट यहां है, जैसा तुम यहां देख रहे हो, यहां पहुंचा किसी टाइम इंस्टेंट में, फिर यहां पहुंचा, फिर किसी टाइम इंस्टेंट में यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, देख रहे हो ना। तो हर बार तुम पा रहे हो कि इसका जो ये एंगल है, देख रहे हो, ये एंगल हर बार चेंज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो जब एंगल हर बार चेंज हो रहा है तो यानी कि एंगल के चेंज होने की वजह से थीटा बार बार क्या हो रहा है, थीटा भी चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो जो इसका रेडियस वेक्टर है वह रेडियस वेक्टर भी सेंटर के अबाउट मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो रेडियस ऑल्सो मूव्स अलोंग द सेंटर, कर रहा है कि नहीं। और जब सेंटर के अलोंग रेडियस मोशन कर रहा है तो तुम देख रहे होगे एंगल बार बार चेंज कर रहा है, कर रहे हैं ना। यानी कि इस तरह का जो मोशन हो रहा है, यह मोशन अब कैसा हो गया, तो ये एंगुलर मोशन हो गया, समझ रहे हो। यानी कि अगर कभी भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन में दो तरह के मोशन हो रहे हैं, कौन कौन से। तो सर्कुलर मोशन में देखो एक मोशन हो रहा है लीनियर मोशन, और एक मोशन हो रहा है एंगुलर मोशन, ठीक है ना। जो लीनियर मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, तो लीनियर मोशन हमेशा सर्कल के सरकमफरेंस के अलोंग हो रहा है, समझ रहे हो ना। यह मोशन हमेशा सर्कल के सरकमफरेंस के अलोंग होता है। एंगुलर मोशन कैसा है, तो एंगुलर मोशन हमेशा रेडियस वेक्टर के अलोंग होता है। तो जो रेडियस वेक्टर है वो सेंटर के अबाउट रोटेट करता है और उसके रोटेशन की वजह से यह मोशन हो पाता है। यानी कि अब तुमको ये बात याद करनी है कि इसके मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर सर्कुलर मोशन होगा तो सर्कुलर मोशन में दो तरह के मोशन पार्ट करते हैं, एक मोशन लीनियर मोशन होता है और एक मोशन एंगुलर मोशन होता है, ठीक है ना। जब भी सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगी कोई बॉडी तो वहां पर दो तरह के मोशन आएंगे, एक मोशन जो होगा वो लीनियर मोशन होगा और दूसरा मोशन जो होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। लीनियर मोशन कहाँ होगा तो याद करोगे कि वो सरकमफरेंस के अलोंग होगा, सर्कुलर एंगुलर मोशन कहाँ होगा तो वो याद करोगे कि रेडियस वेक्टर मोशन करेगा सेंटर के अलोंग, ठीक है ना, या सेंटर के अबाउट, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन होगा वो एंगुलर हो जाएगा और एक लीनियर हो जाएगा। यानी कि जब कभी भी सर्कुलर पाथ पे मोशन होगा
या वेन एवर देयर इज अ मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ और वेन एवर देयर इज अ सर्कुलर मोशन. So this circular motion is combined effect of two type of motion. One is the linear motion along the circumference of the circular path, and second is the angular motion of the radius vector about its center or about the center of the circular path. क्लियर हो गया? यानी कि अब देखो यहां पर जो कैरेक्टर्स मिलेंगे वो कैरेक्टर्स कौन कौन से मिलेंगे? तो देखो दो तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे, एक लीनियर कैरेक्टर और एक एंगुलर कैरेक्टर. समझ रहे? तो यानी कि अब अगर हम इसको बाइफर्केट करें सर्कुलर मोशन को तो हम ये पाएंगे कि यहां पर दो तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे हमको. कौन कौन से? तो वन इज लीनियर कैरेक्टर एंड सेकंड वन इज एंगुलर कैरेक्टर. तो चलो इसको हम यहां पर नोट करते हैं और वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं. तो देखो सर्कुलर मोशन शायद रहने दो, यहां पर लिखा ही है. इसके दो कैरेक्टर हम कर ले रहे हैं, एक लीनियर कैरेक्टर, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो हो गया एंगुलर कैरेक्टर. समझ गए? अब ये जो लीनियर कैरेक्टर है वो क्या है? तो लीनियर कैरेक्टर में भी देखो तुमको मिल जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. ठीक है ना? और यही तीनों चीजें यहां पर भी मिलेंगी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन. ठीक है? और फिर यहां एंगुलर कैरेक्टर में आ जाओ तो एंगुलर कैरेक्टर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है? तो ये तीन चीजें फिर तुमको यहां पर मिलेंगी. अब वो क्या क्या है एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करते चलें. ठीक है ना? तो देखो चूंकि हम लोग कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो मैंने बोला कि इस मोशन में स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी. तो याद रखना कि स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट ओवर हियर. ठीक है? अब देखो यहां मान लो कि किसी टाइम इंस्टेंट में बॉडी जो है वो P1 पोजीशन पे है. ये सब चीजें मैं हटा दे रहा हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है. फिर आगे कहीं जरूरत लगेगी तो हम फिर से इसको ड्रॉ कर लेंगे, समझ लेंगे. ठीक है? तो इन्हें देखो, अब मान लेते हैं कि किसी टाइम इंस्टेंट में t=0 पे पार्टिकल P0 पे था, मोशन करा, तो मोशन करके किसी टाइम इंस्टेंट T1 में पहुंच गया P1 पोजीशन पे. फिर किसी टाइम इंस्टेंट T2 में सपोज कर लो ये पहुंच गया P2 पोजीशन पे. तो दिस पोजीशन इज P2 एंड द टाइम टेकन बाय इट इज T2. ठीक है ना? अब देखो PO से P1, मैं उसको नोट नहीं कर रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं. PO से P1 जो डिस्टेंस है ये मान लो है S1. अब फिर PO से P2 जो डिस्टेंस है वो है मान लो S2. तो S1 जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये तो T1 टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये T2 टाइम में कर रहा है. तो इन T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, या द लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर लो, क्योंकि अब तो हम लोग दो तरह का करने जा रहे हैं ना. तो द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज क्या हो जाएगा? देखो यहां से और यहां तक का S2, यहां से यहां तक का S1, तो P1 से P2 अब रह जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 P2, और ये कितना हो जाएगा? तो S2 माइनस S1, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा S. ठीक है? यानी कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तुमको मिला कितने टाइम इंटरवल में? तो T2 माइनस T1. तो नंबर वन करना, नंबर वन यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल इज S2 माइनस S1 एंड इज इक्वल टू डेल्टा S. अब ये डेल्टा S देखो यही हो जाएगा, ये जो इतना देख रहे हो ना P1 P2, यही क्या हो गया? तो ये वैल्यू हो गई डेल्टा S. कोई डाउट इसमें हो तो बताओ. क्लियर है? तो ये वैल्यू हो गई डेल्टा S इन टाइम इंटरवल डेल्टा T. अब देखो, अब एज्यूम कर लेते हैं कि जब ये P0 से P1 गया तो जो रेडियस वेक्टर है वो θ1 एंगल मूव किया. ठीक है ना? और जब P2 पे गया तो जो एंगल मूव किया वो मान लो है θ2. तो यहां से यहां जाने पर जो एंगल मूव किया वो θ2, यहां से यहां तक आने पर जो एंगल मूव किया वो है θ1.
तो जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, नाउ सेकंड कर लेते हैं इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा? तो इन टाइम इंटरवल, t2 minus t1, the angular displacement is equal to, देखो ये हो जाएगा θ2 minus θ1। कोई डाउट हो तो बोलो, हो जाएगा ना? तो किसी टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा θ2 माइनस θ1। क्लियर है? तो θ2 माइनस θ1 इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ठीक, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुमको पता चल गया, पता चल गया ना? अब जरा एक चीज सोचो, देखो यहां ये है डेल्टा एस, ये है डेल्टा थीटा, समझ गए? और ये है आर, ये है आर, है ना? अभी यहां पे किए हो, देखो यही P1 लिए हो, ये P2 लिए हो, सेंटर को मान लो O, यहां पर सेंटर एज्यूम कर लेते हैं O। ठीक है, तो OP1 OP2 ये जो एंगल हुआ, ये एंगल, यही हम लोगों ने देखो डेल्टा थीटा लिया है, तो ये डेल्टा थीटा हो गया, रेडियस वेक्टर आर हो गया, यही रेडियस वेक्टर हो जाएगा, ये भी आर है, ये P1 P2 है, ये डेल्टा एस है। ठीक, अब हमको पता है कि एंगल इज इक्वल टू, वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो एंगल कितना हो गया? तो एंगल इक्वल टू डेल्टा थीटा। आर्क कितना हो गया? तो डेल्टा एस अपॉन रेडियस कितना हो गया? आर। तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, हो जाएगा ना? तो अब अगर यहां से तुम देखो तो डेल्टा एस की वैल्यू अगर आई तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा इंटू आर। तो आर डेल्टा थीटा अगर तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो ना? तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाएगा। समझ गए? अब देखो ये जो वैल्यू हमने यहां पर नोट करी है बेटा, ये एवरेज के टर्म में नोट करी है। ठीक है ना? अब अगर सपोज कर लो कि इसको हम चाह रहे हो जनरल टर्म में नोट करना, तो अगर जनरल टर्म में नोट करना चाहते हो तो देखो क्या हो जाएगा। तो या इंस्टेंटेनियस टर्म में नोट करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? तो इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। देखो इसके टर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू आर थीटा। क्लियर हो गया? ठीक है, S इज इक्वल टू आर थीटा, या आर सॉरी थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। ये तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ये इंस्टेंटेनियस टर्म में हो जाएगा और ये जो वैल्यू है वो एवरेज के टर्म में हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो, तो ये हो गया रिलेशन। अब जरा एक चीज सोचो, सुनो इधर, जैसे सपोज कर लो एक सर्कुलर पाथ है ये। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 2 मीटर का सर्कुलर पाथ है, 2 मीटर। ठीक है, अब अगर एक चीज और याद रखना बेटा, यहां पर जो थीटा है ना, ये हमेशा रेडियन में पुट किया जाएगा। याद रखना कि ये हमेशा रेडियन में पुट किया जाएगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज पुट इन रेडियन। ठीक, तो 2 मीटर का रेडियस का सर्कुलर पाथ हो गया, और कोई कहे तुमसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, और वो सपोज कर लो 120 डिग्री रोटेट कर रही है, ये 120 डिग्री मान लो मूव कर रही है। समझ गए? तो 120 डिग्री अगर ये मूव कर रही है
और तुमसे कोई पूछे कि फाइंड आउट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। अब देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जो होगा वो तो अब यहां से लेकर के यहां तक का होगा, यहां से यहां तक का होगा ना लीनियर डिस्टेंस। तो जो लीनियर डिस्टेंस होगी वो यहां से यहां तक की होगी। ये 120 डिग्री मूव कर रहा है, समझ गए। तो अब तुम्हारे पास फार्मूला है S इज इक्वल टू वॉट। देखो ये प्रॉब्लम हो गई। अब ऐसी प्रॉब्लम को भी तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका सोल्यूशन देख लो क्या है सोल्यूशन। तो S इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लो। देखो देखो पाई रेडियन का 180 डिग्री होता है। तो देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 120 डिग्री का तो पाई बाई 180 इंटू 120, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 9 और 2 6, तो ये 3 हो जाएगा और ये सॉरी ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। देखो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, ये 3 हो गया। तो अब ये हो जाएगा देखो 2 पाई अपॉन 3, यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा ना। तो 120 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना है तो तुम कर लोगे 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, ठीक है। अब तुमको चाहिए S, तो S इज इक्वल टू आर, आर हो जाएगा 2 मीटर। तो 2 इंटू थीटा, तो थीटा हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3। तो 4 पाई अपॉन 3 इक्वल टू S हो जाएगा ना। तो S इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 मीटर, ये ले लेना। तो 4 पाई अपॉन 3 मीटर की डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। अब पाई की वैल्यू चाहो तो पुट कर लो, पुट करके फिर सॉल्व कर लो, तो तुमको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितने मीटर की डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। बोलो समझ में आई मेरी बात, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम अब आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके पहले जब हम बताए होंगे ना तुमको मोशन इन 1D में, तो ऐसे नहीं बताए होंगे, ठीक है। वहां पर हम लोग सरकमफेरेंस फाइंड करके तब जाके फाइंड करते हैं, और यहां देखो कितनी आसानी से सॉल्व कर ले रहे हो। क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखो, अब क्या किया जाएगा। तो लीनियर डिस्टेंस तो तुमको पता चल गया। अब हम लोग फाइंड करें वेलोसिटी। टाइम कितना हो गया, चलो 10 मिनट और पढ़ाते हैं। वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी में भी देखो दो तरह की वेलोसिटी है। एक हो जाएगी लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी में फिर दो तरह के, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। समझ रहे हो ना। तो जो एवरेज वेलोसिटी है, जैसे तुम अब तक डिफाइन करते आए हो, है ना, द रेशियो ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब इसको कर लो, वी एवरेज इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा वी ए वी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसी को इंस्टेंटेनियस के टर्म में करना है, तो v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। इसी को तुम वो ले लेते हो, क्या कहते हैं, टाइम रेट ले लेते हो। टाइम रेट ले लोगे तो v इक्वल टू हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, या v इक्वल टू एस अपॉन टी। ये दोनों वैल्यूज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हो जाएंगी। ऊपर की जो वैल्यू तुमको दिख रही है वो एवरेज वैल्यू हो जाएगी। तो एस अपॉन टी और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और डी एस अपॉन डी टी, ये तीन तरह के वैल्यूज हो गए इसके, इनको देख लेना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं वेलोसिटी करना है ना बेटा, तो एंगुलर वेलोसिटी। अब जाहिर सी बात है कि ये भी देखो दो तरह का हो जाएगा। एक हो गया एवरेज, तो एवरेज, और दूसरा हो गया इंस्टैंटेनियस। तो इंस्टैंटेनियस हो जाएगा और एक हो जाएगा एवरेज। अब एवरेज जो वैल्यू तुमको दिख रही है, ये एवरेज वैल्यू फिर वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर डिफाइन करना है तो कहोगे द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द
टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए? तो डिफिनीशन दोनों की एक ही है, बस लीनियर की जब एंगुलर कर दोगे तो एंगुलर, एंगुलर जब लीनियर कर दोगे तो लीनियर। समझ रहे हो ना? तो डेफिनेशन वही है, ठीक है, याद रखना। तो अब ये एवरेज वेलोसिटी करो, तो इसको देखो हम लोग ओमेगा से डिनोट करेंगे। तो ओमेगा एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और अगर इसी को इंस्टेंटेनियस के टर्म में लोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो इंस्टेंटेनियस टर्म में ऐसे हो जाएगा। और अगर इंस्टेंटेनियस टर्म में लेना चाहते हो तो इन जनरल करके लिख लेना थीटा अपॉन टी। तो यह भी एक एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी, थीटा अपॉन टी। तो ये तीन तरह की वैल्यूज तुमको मिलेंगे। ओमेगा ए बी इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी एवरेज। इंस्टेंटेनियस के लिए करोगे तो वही टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो सॉरी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, या एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और फिर यही ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो ये जनरल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हुआ? तो ये कर लेना, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी। अब आगे देखते हैं और क्या करना है हम लोगों को। अब जरा सोचो, चूंकि हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन भी कर लेते हैं। देखो रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, v एंड ओमेगा लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में हम लोग एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लें, ठीक है। तो देख लो यहाँ, सुनो, v इक्वल टू एस अपॉन टी लिख लो एज वी हैव। देखो यहां से ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी कोई सा ले लो, चाहे v इक्वल टू एस अपॉन टी कोई ले लो। तो v इक्वल टू एस अपॉन टी, ठीक है ना। और अभी तुमने क्या पढ़ा? तो देखो यहां पढ़े थे डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, पढ़े थे ना। तो देखो वहां है एस अपॉन टी, तो एस की जगह पे करोगे आर डेल्टा थीटा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एस की जगह पे आर इंटू थीटा अपॉन टी। तो अब यही v इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देना, आर, सॉरी आर तो हम लोग कैपिटल ले रहे हैं ना बेटा, रेडियस के लिए कैपिटल आर, ठीक है। थीटा अपॉन टी हो जाएगा ओमेगा, देख लो यहाँ थीटा अपॉन टी इक्वल टू ओमेगा। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है ना। तो ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों को रिलेट कर रहा है। तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाएगा बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों को रिलेट कर देता है, और इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो v इक्वल टू आर ओमेगा इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? चलो आज इतना ही करते हैं, फिर कल किया जाएगा, कल पढ़ते हैं आगे का, ठीक है। थैंक यू।